सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और हुकूमत कल अपनी 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रखने जा रही है। वजीर आजम ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। जितने मुश्किल हालात में उन्हें हुकूमत मिली, किसी और को कभी नहीं मिली। मुल्क पर कर्जों का बहुत बड़ा बोझ था। ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन खत्म हो चुके थे और कर्जों की किस्तें वापस करने तक के पैसे नहीं थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता मईशत मजबूत हो चुकी है और अब सब सेट हो गया है। हुकूमत के 3 सालों में मुआशी आशारिये ठीक हो गए हैं, लेकिन अगर फिगर्स पर आदाद शुमार पर नजर डालें तो वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इन 3 सालों में मुल्क की कर्जों में रिकॉर्ड 52% इजाफा देखने में आया। मुल्क में मजमूई कर्जों में मार्च 2021 तक तकरीबन 15,600 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान का कुल कर्जा 45,470 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। अब जरा इन 3 सालों में आवाम की मुआशी हालत पर भी एक मुख्तसर नजर डालते हैं। ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान ने रवां बरस गंदम, चीनी और कपास दरामद की है। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं कि करंट अकाउंट सरप्लस है या मनफी है, अशिया साजी बढ़ रही है या घट रही है, तामीरात के शोबे में बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो इसे बस आम आदमी को ये फिक्र होती है कि आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, चीनी महंगी होने के बावजूद नहीं मिल पा रही है। आम आदमी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से 3 सालों की कारकर्दगी की रिपोर्ट नहीं, इन 3 सालों में बढ़ने वाली महंगाई का जवाब मांग रहा है। किसी भी मुल्क के अवाम परेशान हो तो वहां की अपोजिशन उनकी आवाज़ बनकर हुकूमत की तवज्जो उन मसाइल की जानिब करवाती है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत के सामने इस वक्त कोई ऐसी मजबूत और मौसर अपोजिशन नहीं जो अवाम की आवाज़ बन सके। महंगाई और अवाम मसाइल हल करने के नाम पर बनने वाला एक इत्तेहाद 1 साल से भी कम अरसे में तकसीम और गैर मौसर हो गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ ही इस वक्त सियासत करती नजर आ रही हैं और अब एक बार फिर से बिखरी PDM ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। और इस बार भी इसका प्लान और पैटर्न वही है जो पहले था, जलसे जुलूस करने हैं, रैलियां निकालनी है। लेकिन PDM का इस बार मकसद कुछ और लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार ये तहरीक हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात से रोकने या फिर अपने अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए की। नून लीग ने बिलावल भुट्टो की अदम एतमाद की ऑफर को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से मशरूत कर दिया है। लेकिन आपस के इख्तिलाफात के बावजूद बिलावल की आज की गुफ्तगू से लगता है कि पीपल्स पार्टी को PDM के कराची जलसे पर कोई तशवीश नहीं, बल्कि बिलावल ने तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को भी PDM के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज उन्होंने क्या गुफ्तगू की है ज़रा देखिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। पहले बिलावल की गुफ्तगू देखिए। वो उनकी मर्ज़ी, जिसके ख़िलाफ़ करना चाहे करें। अच्छी बात है कि इतने लंबा अरसे बाद PDM ने ये सोचा कि वो सियासी गर्मी करे और एक जलसा रखे, तो उनका हक है। वेलकम भी करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि मदद करें उनको और PDM का जलसा को कामयाब करवाए। अल्टीमेटली तो हम सब जो है अपोजिशन में है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हुकूमत के सामने एजाज साहब इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? महंगाई है, इंतखाबी इस्लाहात लाना है, या फिर ये अपोजिशन की तहरीक एक बार फिर शुरू हो रही है PDM की सूरत में? इसमें पीपल्स पार्टी ANP मौजूद नहीं है, वो कि उतनी मौसर नहीं है जितनी 1 साल पहले थी। क्या इस वक्त अपनी हुकूमत के लिए आप सबसे बड़ा चैलेंज समझते हैं एजाज साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हुकूमत के लिए ऑपोजिशन या अपोजिशन जमातों में से कोई चैलेंज नहीं है, इसलिए कि 3 बरस में उन्होंने सवाए चैलेंजेस थ्रो करने के और कोई काम नहीं किया और कोई मुस्बत ऑपोजिशन का रास्ता इख्तियार नहीं किया। जो बात भी उन्होंने PDM का इत्तेहाद बना के की थी वो टाइम फिश हो गई है और जूतियों में दाल बट रही। इसलिए मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन की तरफ से कोई चैलेंज है। असल चैलेंज पाकिस्तान को आम आदमी की बेहतरी का है और उसकी तरफ हुकूमत जो है पिछले 3 बरस से अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सबसे पहला नुक्ता आपने उठाया है कि कर्ज़ बढ़ गया है। देखिए, अगर आपने पिछले कर्ज़ की अदायगी करनी हो और वसाइल जनरेट ना हो पा रहे हों तो आपको पिछली किस्तें और उसका सूद अदा करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क मिला था तो मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका था और इस तरह की सूरत हाल थी कि 2016, 17 और 18 के अवाइल में जो कमर्शियल लोन्स लिए गए थे
एक वो कर्जे हैं कि जो IMF या वर्ल्ड बैंक उससे लिए जाते हैं, उनके ऊपर शरह सूद बहुत मामूली होती है, और जो कमर्शियल लोन 7-8% के ऊपर लिए गए थे वो तकरीबन $10 बिलियन थे कि जो 18, 19 और 20 में हमने वापस किए हैं। यानी पहले साल के अंदर कोई $10 बिलियन हमने वापस किए, दूसरे साल के अंदर कोई $6.5 बिलियन वापस किए, और तीसरे साल के अंदर तो कुछ गुंजाइश मिल गई, इसलिए कि जो पिछले साल के अवाइल में कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, उसकी वजह से कुछ आसानी पैदा हुई। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के मुकाबले में कोरोना की वबा को सबसे बेहतर हैंडल किया, यानी पूरी दुनिया की जो बड़ी गालिब मईशतें थीं वो बर्बाद हो गईं, ज़ीरो से मनफी में चली गईं, और उसके बरक्स पाकिस्तान ने अपने आप को न सिर्फ मुस्तहकम रखा बल्कि 200 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जो हैं वो अपने गरीब तबके में तकसीम किए 2020 के अंदर एहसास प्रोग्राम के तहत। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उस मुश्किल की घड़ी के अंदर आम आदमी लीग के लिए कि जब टोटल कारोबार बंद हो गए थे, 3 दफ़ा तो मुल्क में कैफियत ऐसा आई कि जैसे कर्फ्यू लगा हुआ होता है, चुनाचे वो उसके अंदर ये एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ हुकूमत की तवज्जो जो असल रही है वो ज़रई मईशत की तरफ रही। आपको मैं पूरे वसूख से, बल्कि ये लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूँ तो ये गलत नहीं होगा कि दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 बरस के अंदर जितनी फसलें बोई गई हैं, काश्तकार को, हारी को, किसान को उसमें मुनाफा हुआ है। अच्छा। और आपकी कुल पॉपुलेशन का कोई 65 से 70% जो है उनका जो इन्हिसार है वो ज़रई मईशत के ऊपर है। गुज़श्ता बरस 1100 अरब रुपया ज़रई मईशत के अंदर दाखिल हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आलमी कसाद बाजारी है और आलमी महंगाई है उसने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला है। लेकिन आज भी मैं कहता हूं जब किसान के, हारी के, काश्तकार के खुशहाल होने की जब आप बात करते हैं तो उसके पास जो पैसा जा रहा है, उसको जो उसकी उजरत या उसको मुनाफा मिल रहा है, वो भी तो एक आम आदमी की जेब से ही जा रहा है। एक आम आदमी की जेब से निकलकर वो एक मखसूस तबका तो खुशहाल हो रहा है, लेकिन आम आदमी तो गरीब हो रहा है। वो चीनी अभी भी 100 रुपये ख़रीद रहा है, वो आटा अभी भी 75 रुपये ख़रीद रहा है। उसके लिए तो वो कीमतें कम नहीं हो रही, उसकी जेब के लिए तो वो क़ुव्वत ख़रीद उसके लिए बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो गया। जी दुरुस्त फरमाया आपसे, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि 65% के जितनी भी मेहनत है उसमें उनके वसाइल के अंदर, उनके मुनाफे के अंदर इजाफा हुआ है। बाकी आपको मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमने यानी एहसास प्रोग्राम के तहत निचले 20% जो लोग हैं उनके लिए 260 अरब रुपए, यानी पिछले साल 200 अरब रुपये दिए, इस साल 260 अरब रुपये दिए। फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी के बीमार पड़ जाने की सूरत में जो हेल्थ कार्ड दिया जा चुका है और पंजाब में इस दिसंबर तक वो मुकम्मल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक हेल्थ पॉलिसी के ऊपर जीतते हैं और हेल्थ पॉलिसी के ऊपर इंतखाबात हार देते हैं। अगर इस साल के आखिर तक बड़े सूबों के अंदर हेल्थ कार्ड मुयस्सर आ जाए और 10-20 लाख रुपया आम आदमी के लिए उसके घर के अंदर मुयस्सर होगा, खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अपने घर नहीं बेचना पड़ेगा, उसे जेवरात नहीं बेचने पड़ेंगे अपने घर की ख़वातीन के। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ये छोटे घर जो हैं ये कोई इस वक्त तक 65 अरब रुपए की दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिसमें से 45 अरब रुपया दिया जा चुका है, जो उसमें से 3 लाख रुपया फी कस आम आदमी को दिया जा रहा है। उसके ऊपर भी वो कर्जे के लिए और लंबे अरसे की वो किस्तें हैं जो 7,000, 10,000, 12,000 और अब तक 20,000 यूनिट तो अखुव्वत ने बना के बिला सूद कर्जे हैं ये। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बतदरीज इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है और इंशाल्लाह अब यहाँ से ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी? आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है और जब एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है तो उसका मुनाफा आम आदमी के पास आता है और आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करता है। इसलिए जो तनख्वाहदार तबका है मैं इससे इत्तफाक करता हूं। सब एक आम आदमी की बेहतरी सबसे बेहतर उस वक्त हो सकती है जब मुल्क में महंगाई की शरह कम हो, लेकिन महंगाई को रोकने के लिए क्या हुकूमत कहीं कोई अमली इक़दाम नहीं कर रही? जिन चीज़ों की कीमतें, जो बुनियादी अशिया हैं जिनकी वो जो 100% इजाफा हुआ था उनमें दोबारा कमी नहीं हो रही।
वो कमीशंस भी बना दिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, उसमें बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, इदारे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे होंगे, लेकिन आम आदमी को तो उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल सका, उसकी जेब से तो पैसा मुस्तकिल जा रहा है। जी मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इससे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन मैं एक सादा सी गुजारिश आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आपका क्या ख्याल है कि जो 2001 में कीमतें थीं वो 2008 में थीं, जो 2008 में थी वो 13 में थी, बतदरीज कीमतें बढ़ती हैं। असल में तो अगर इंसानी वसाइल में इजाफा हो रहा हो तो वो महंगाई काबू में रहती है। और आलमी तौर पे पाकिस्तान आज भी मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पे लिविंग सबसे कम कीमत की है। मैं ये बात भी आपको पूरे वसूख से अर्ज़ कर सकता हूँ कि खाने पीने की अशिया पाकिस्तान में सस्ती तरीन है, पेट्रोलियम दुनिया के एतबार से सस्ती तरीन है। इसलिए यानी मैं आपको कोई रोज़ी पिक्चर नहीं दे रहा, मैं वो हक़ाइक़ आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिनका आम आदमी को सामना है। हमने जो निचला तबका है उसके लिए बिलासूद कर्ज़े देहात में भी रखे हैं, बिलासूद कर्ज़े शहरों के अंदर भी रखे हैं नौजवानों के लिए। लेकिन एजाज साहब ये लिए पेट्रोल का और जो दीगर अशियाँ हैं इनकी कीमतों का मवाजना हम खित्ते के दूसरे ममालिक से करें, या जिस तरह हमें पुरानी हुकूमतों की करप्शन के बारे में खान साहब बताया करते थे उनके अदवार से करें कि किस तरह चीनी 50 रुपए किलो 52 रुपए किलो मिलती थी, किस तरह आटा 30-35 रुपए किलो मिला करता था, पेट्रोल भी उस दौर में ज़्यादा 92, 95, 96 रुपए लीटर हुआ करता है। चलें वो आलमी मार्केट में उसका एक मैकेनिज्म तय, लेकिन जो दीगर अशियाँ हैं उसकी कीमतें तो कई गुना कम थी माजी की हुकूमत में। देखिए मैं आपको इसका भी कंपैरिजन कर लें, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं आज फी बैरल क्या कीमत है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में क्या कीमत थी, तकरीबन निसफ कम थी कीमतें। और डॉलर उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में तो 140-135 डॉलर फी बैरल तक भी कीमत गई है, और उस वक्त भी पेट्रोल 114 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में। तो मैं वही यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर आप इसको उस तनासब से अंदाज़ा करेंगे ना तो फिर आपको जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने मुनाफे को या अपने टैक्सेशन को कम से कम कर रही है, हमने दीगर ज़राए से रेवेन्यू में इजाफा किया है, आपके सामने है ये। यानी कहाँ 3700 लगभग अरब रुपया और कहाँ पिछले साल माली साल के अंदर 4300 अरब रुपया जमा हुआ है। और हम ये समझते हैं कि असल में जब टैक्सेशन इम्प्रूव करेगी तो आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर भी उसका बेहतर असर पड़ेगा। लेकिन एजाज साहब ये ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत तो ये इंटरनेशनली रेट के मुताबिक तय होती हैं, फिर असद उमर साहब के और खान साहब के जो बयानात आते थे कि पेट्रोल पर 40-40, 50-50 रुपए पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस लिए जा रहे हैं, इसकी कीमत तो 55 रुपए होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक दिन भी पेट्रोल 55 रुपए क्यों नहीं मिला? मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इस वक्त 55 रुपये फी लीटर इसलिए नहीं मिल रहा कि बाहर कीमत 55 रुपए के हिसाब से नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह मसनूई तौर पे डॉलर को दबा के रखा गया हुआ था उससे पाकिस्तान की मईशत को वो धचका लगा है कि आपके एक माहिर जो इंडिपेंडेंट यानी माहिर मुआशियात हैं उन्होंने कहा था कि लैंड माइन्स हैं यहाँ पे, आप पाँव रखेंगे तो पाँव उड़ जाएगा। वो वही कर्जे थे जो आपने कमर्शियल लोन लिए हुए थे और उन्हें लाकर इस्तेमाल किया था मार्केट के अंदर ताकि डॉलर के ऊपर मसनूई तौर पे दबाव रहे और वो ना। चुनाचे हमने उस पॉलिसी को दुरुस्त किया, गड़े में गिरे हुए पाकिस्तान को निकाल कर जो हकीकी डॉलर की कीमत है उसके ऊपर हम लेकर आए हैं और यहाँ से इसीलिए आपको पेट्रोलियम की कीमत जो है बढ़ती हुई नजर आती है। दूसरी मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, जो पावर सेक्टर के अंदर जुल्म हुआ है इस मुल्क के अंदर, कोई उसको अब किसी तरह भी हम काबू नहीं कर पा रहे। जो कैपेसिटी पेमेंट है जो हर साल इंक्रीज कर जा रही है उसके अंदर जो यानी उसमें तेल फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है, तो आप मुझे बताइए किस तरह हम उसको कम कर सकते हैं। दुनिया का कोई माहिर, इन सारी ऑपोजिशन मिल के भी हमें ये नहीं बता सकती कि ये जो पावर प्राइसेस हैं इसको कैसे एक जगह पे रखा जाए, किस तरह इसको नीचे लाया जाए। ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक कारनामा है जिसे बैनुल अक़वामी अदारे भी मान रहे हैं कि इन हालात के बावजूद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में
बेहतर हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेज़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर आ रही है। इस कोविड की सूरत हाल के बावजूद आप पाकिस्तान की लार्ज मैन्युफैक्चरिंग उसमें इजाफा हो रहा है। आप कह सकते हैं कि इसका आम आदमी के ऊपर बहुत जल्दी असर नहीं आएगा, लेकिन अगले साल के अंदर, 1 साल के अंदर आप दे दीजिए, आम आदमी तक भी इसका असर इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीनन पहुंचेगा। तो चलें एजाज साहब के अंदर भी बेहतर आएगी। एजाज साहब आप कह रहे हैं कि 1 साल में बेहतरी आएगी। मैं आपके अर्ज करता हूं, आखिरी बात मेरी तरफ से, जी। कफालत कार्ड जब आ जाएगा और किसान कार्ड जब आ जाएगा तो उसको मार्केट से कम रेट के ऊपर, जो मुस्तहिक है इस मुल्क के अंदर, कम से कम रेट के ऊपर उसे खाने पीने की अशिया जो है आम मार्केट से चले आखिर में अब आप अपनी हुकूमत को इन 3 सालों की कारकर्दगी की बुनियाद पर 10 में से कितने नंबर देंगे एज पीटीआई रहनुमा? 6.5। अच्छा, यानी 6.5, यानी बहुत हकीकत पर मबनी आप नंबर दे रहे हैं। इसका मतलब 80-90% आप भी मुतमईन नहीं है अपनी इस हुकूमत की वजह आपको बता रहा हूं जी। मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूं। देखें, जिस तरह कोविड ने, कोरोना की वबा ने मुल्क की मईशत को बिल्कुल फ्रीज कर दिया था, उसमें से पाकिस्तान को गुजार लेना और दुनिया के पहले 4 ममालिक के अंदर आपका आ जाना कि आप कोविड को बेहतरीन अंदाज में आपने हैंडल किया, फिर आपके एहसास प्रोग्राम का भी पहले 2-3 ममालिक के आ जाना कि ऐसा सोशल प्रोग्राम किसी और मुल्क के अंदर नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी खूब से खूब तर की तलाश में रहना चाहिए, वरना जितने मुश्किल हालात हमारे चारों तरफ हैं और जो कुछ पाकिस्तान जिस कैफियत में हमें मिला था उसमें हम यानी अच्छी कारकर्दगी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अगले 2 सालों के अंदर, इससे पहले कि आम इंतखाबात आएँ, हम खासी बेहतरी कर चुके हैं। ठीक है, चलें, आपको लग रहा है कि आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा, लेकिन 3 साल के बाद ज़ाहिर ग्राउंड रियलिटीज़ पर भी नज़र रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, अपनी हुकूमत को 10 में से 7 आपने दिए, किसी हद तक की हकीकत पर मबनी है। अब चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी जानते हैं कि जो पीडीएम अपनी एक्टिविटीज़ आगे करने जा रही है, सिंध में जलसा होगा, पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन चौधरी साहब, ये 3 साल कारकर्दगी हुकूमत की किस तरह से इसका तज्जिया करेंगे? एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, 10 में से 6.5 नंबर अपनी हुकूमत को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और हकीकत पर मबनी ये नंबर्स उन्होंने दिए हैं। आपको लगता है कि ये वाकई 65% परफॉर्म किया है इस हुकूमत ने इन 3 सालों में? मुझे तो ये डर था कि कहीं 10 में से 16 नंबर ना दे दें वो। अगर 16 भी दे देते तो हम उनका क्या कर लेते। मसला ये है, देखिए, जो 2-3 इशारे होते हैं वहां से आप कारकर्दगी, एक तो मिजान होती है आपके हाथ में कि आपने कौन से प्रॉमिसेस किए थे। आपने 1 करोड़ नौकरी का प्रॉमिस किया था, 50 लाख घरों का प्रॉमिस किया था, आपने बिजली सस्ती करने का प्रॉमिस किया था, पेट्रोल आपने 43 रुपए का करने का किया था, कहा था कि अगर महंगाई हो रही हो तो समझो आपका वज़ीर आज़म चोर है। फिर आपने आलमी सतह पर देखना है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान को इलाकाई तौर पर कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। इंटरनली आपने देखना है कि आपने कितनी लेजिस्लेशन की है, जो इवन आपने रिफॉर्म्स कितनी की हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनको जज करना ज़रूरी है। मसलन अगर सिर्फ एक इशारिया ले ले महंगाई को, महंगाई भी 2 अतवार से हुई है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। जो अमीरों के लिए है वो ये जो आते हैं, पता नहीं 10 है या 9 है या जो भी है, वो शायद दुरुस्त होगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सही। मेरा इशू है आम आदमी जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, रेडी वाला है, एक छोटा तनख्वाहदार है, आपका कैमरामैन है, आपका पीएन है, ये लोग मेरा मुखातिब वो है। उनके लिए 100% महंगाई हुई है। आटा 35 से 70 रुपए हो गया है, चीनी 55 से 110 से 120 पे चली गई है, घी 160 से 360 पे चला गया है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं, गैस के बिल 3 गुना बढ़ गए हैं। ये 4, 5, 6 चीजें होती हैं जो उनके डेली इस्तेमाल की चीजें हैं। उन्होंने रोज कमाना है और रोज लेकर आना है। सो उनके लिए उनकी आमदनियों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई में इजाफा जो है वो 100% हो गया। दूसरी बात आपने देखना है कि क्या इनके जो भी इकदाम करें, ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ये कह रहे हैं फलां हो रहा है। अभी तो पीपल्स पार्टी के जो दौर में 26 अरब डॉलर पे हम लेकर गए थे, ये दोनों हुकूमतें पिछले 8 साल में उसके नजदीक भी नहीं जा सकी, बजाय इसके कि उससे कम अज कम
हम 19 से उठाया था, $7 अरब का किया था, तो ये $7 का अगर इजाफा करते तो आज किधर होती? ठीक है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कहाँ पे होती? अब 3 इशारे होती हैं। गुर्बत पहले से बढ़ी है, भूख पहले से बढ़ गई है, जो बीमारी है वो बढ़ गई है। अगर ये तीनों चीजें बढ़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मुईशत के जितने भी आप दावे कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो सिर्फ फिगर्स का हेर-फेर, माशी आशारियों शुमार तक तो ये आदाद नजर आ रही है, ये ग्रोथ होती है चौधरी साहब, लेकिन जाहिर है वही कि एक आम आदमी तक उस पहुंच रहा है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, आप साथी रहेगा। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथी हैं। तो राना साहब, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए, अपोजिशन का एक इत्तेहाद 1 साल पहले बना था, वो इसी हुकूमत को घर भेजने के लिए बना था, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि मईशत बदहाली की तरफ जा रही थी। ये तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत बता रही है कि स्टेबल होती जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही है, और हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन की तकसीम की वजह से मजबूत भी होती जा रही है, और अपोजिशन तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। इसकी क्या वजूहत है राना साहब? देखिए, हुकूमत मजबूत तो तब होगी जब उसकी परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस के बगैर जो है वो कोई हुकूमत मजबूत नहीं हो सकती, और अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो या अलग-अलग हो, ये कोई बुनियाद नहीं होती कि हुकूमत जो है वो इससे मजबूत हो जाती है। अपोजिशन जब पीडीएम में थी तो उस वक्त भी अलग जमातें थी, और हर जमात का जो है वो एक अपना मंशूर, अपना दस्तूर, अपना असूल है। तो इसलिए इस बुनियाद पे हुकूमत का मजबूत होना जो है ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे कायम हुई, सिलेक्ट हुई, और प्रोपेगेंडे से चलाई जा रही है। हर चीज का वो प्रोपेगेंडा करते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं। वो तर्जमानों की एक फौज बनाई हुई है, और उसको वो हर हफ्ते उसकी मीटिंग भी आजम साहब भूलते, बाकी और काम जो है वो उनको याद रहे न रहे। और ये यानी अपोजिशन के खिलाफ गाली गलोच, प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें हैं। अब इन्होंने प्रोपेगेंडा करके लोगों को जो सब्ज बाग दिखाए थे, अब वो किस हद तक पूरे किए हैं, किस हद तक ये पूरे करेंगे, और साल एक रह गया है। तो ये सारा हिसाब जो है वो इनसे होगा, और इन्होंने इस चीज का हिसाब देना है। इन्होंने इस बात का हिसाब नहीं देना कि जी अपोजिशन इकट्ठी है या अपोजिशन जो है वो अलग-अलग है। अपोजिशन की तमाम जमातें जो है वो अपने तौर पे जमातें हैं। तो राना साहब, जब तक अपोजिशन मुत्तहिद थी तो इस हुकूमत को बड़ा टफ टाइम आप लोग दे रहे थे, ज़िमनी इलेक्शंस आप लोग जीत रहे थे, लेकिन जब आप लोग तकसीम हुए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को अगर हटा भी दें, सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन अपोजिशन की तकसीम के बाद हुआ, वहाँ देखें आप हुकूमत जीतने में कामयाब हो गई आपकी नशिस्त। ज़िमनी इलेक्शन राना साहब आपकी अब आ रही है आपकी ना ही ज़िमनी इलेक्शन का तल्लुक जो है वो पीटीएम की तहरीक से है। जो ज़िमनी इलेक्शन सिंध में पीपल्स पार्टी ने जीते, वहाँ पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी यहाँ पे मजबूत है। जो पंजाब से हमने इलेक्शन जीते, वो हमारी यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथ थी। राना साहब जरा रुकिएगा, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको दोबारा कॉल करते हैं फिर ताकि नाज़रीन भी आपकी बात सुन सकें। चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आकर इस इशू पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग से, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये ज़िमनी इलेक्शन जीतना या आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतना, इसमें कई हुकूमत की मकबूलियत का कोई फैक्टर नहीं नज़र आता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, चूँकि अमूमी तौर पर वहाँ पे भी बहुत खौफनाक धांधली की है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी और यहाँ पे भी। वहाँ पे भी हमारा मैं एक मिसाल देता हूँ, हल्का 2 से हमारे जमील साहब हैं, उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि आपने जीत लिया है इलेक्शन, और उनका जो पोस्टल बैलेट है वो 1300 कुछ 1700 कुछ जारी हुए थे, उससे ज्यादा निकल आए। यानी उसको 30-35 वोट से जिताने के लिए दूसरे बंदे को जितने टोटल पोस्टल बैलेट जारी किए गए और लिखकर
दिया कि इसमें से रिसीव 1300 हुए, बाद में वो 1700 से भी ज्यादा निकल आए। तो ये कैसे है? इस कश्मीर में 2-3 सीटों का तो हमारा रिजल्ट तब्दील किया गया है। जो रीकाउंटिंग का हमने कहा उस वक्त भी कि रीकाउंटिंग करवाएं, ये हम 672 वोट से जीते हुए हैं एक सीट। राजा फारूक जफर, वो हमारे साहबजादा फारूक जफर जो हैं, और फिर एक और गुलाम सादक साहब का बेटा जो है वहां पे। तो हमारी 5 सीटें तो इन्होंने वहां पे रिजल्ट तब्दील किए हैं। एक दूसरा, कश्मीर के अंदर अगर आप जमहूरी तौर पर देखें तो कश्मीर के अंदर की सीटें तो ये हारे हैं, पीटीआई हारी है। ये तो आकर पंजाब की जो महाजरीन की सीटें हैं वहां से जीते हैं। तो ये इस तरह से वो कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि एक इम्प्रेशन होता है अपोजिशन का। जब इकट्ठी थी तो उनपे एक प्रेशर था, वो प्रेशर नहीं रहा तो सियालकोट में रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन एक और बात है, देखिए ये एक जो पीडीएम है वो एक इत्तेहाद था, अलग-अलग जमातें, जैसा राणा साहब ने कहा। लेकिन अब जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अभी भी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही हैं। कश्मीर के अंदर अभी देखें जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें अपोजिशन इकट्ठी थी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, स्पीकर का इलेक्शन हो, जितने भी इलेक्शन हुए तो उसमें अपोजिशन इकट्ठी थी। सही, लेकिन चौधरी साहब वो जो अपोजिशन के मुत्तहिद होने का जो इंप्रेशन था, जाहिर है वो सिर्फ हुकूमत पर नहीं बल्कि वो मुल्क के अवाम पर, अपोजिशन के फॉलोअर्स पर भी होता है। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, बिल्कुल एक आम आदमी पर था। लेकिन देखिए अब पीडीएम को तो तोड़ा गया है शऊरी तौर पर। अब उसमें मैं समझता हूँ कि हमने पीडीएम, हमारी दावत पे पीडीएम बनी थी। राणा साहब बड़े समझदार आदमी हैं। ये अब 29 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं कराची। आज बिलावल साहब ने तो कह दिया है, लेकिन वहां पे कोविड है। अब देखें ना, शुरू भी कहां से कर रहे हैं? कराची से। अगर वहां पे कोविड, जहां पे स्कूल नहीं खोल रहे, बिल्कुल चौधरी साहब, स्कूल्स बंद हैं, या तो कारोबार पर बंदिशें हैं। कारोबार पे बंदिशें हैं। अगर इजाजत देती है तो लोगों ने कहना है जी आप जलसे की इजाजत दे रहे हैं। अगर इजाजत नहीं देते तो फिर वहां पे तमाशा खड़ा हो जाएगा कि ये देखें जी ये भी इजाजत नहीं दे रहे। तो वहां पे करना क्यों जरूरी था? जहां पे किसी ऐसे शहर में कर लेते जहां पे कोरोना की ये सूरत हाल ना हो। अभी जाहिर राणा साहब से भी ये पूछूंगा कि वहीं से क्यों आगाज किया जा रहा है? ये पीपल्स पार्टी को क्या फंसाने की कोशिश है? आपको चैलेंज कर रहे हैं? ये अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ है ये इस वक्त अपोजिशन की ये तहरीक, ये पीडीएम की, या फिर ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ है? कहीं और से भी इसका आगाज हो सकता था, क्योंकि जाहिर सिंध में इस वक्त जो पाबंदियां हैं वो मुल्क के दीगर हिस्सों में नहीं है कोविड की। जी चौधरी साहब, अभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, राणा साहब की तरफ मैं जाता हूँ जरा। अच्छा, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए वाकई ये चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई। देखिए राणा साहब यहाँ पे नहीं चैलेंजेस नहीं है। हम तो एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं घबराई उससे। आज तो बिलावल साहब ने कहा कि मैंने भी एक दिन कहा था कि हम बिल्कुल अरेंजमेंट्स करके देंगे। लेकिन इस नुक्ता को देखना चाहिए, सारे समझदार लोग हैं। और फिर यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है सिंध के अंदर। सिंध के अंदर तो जो जेयूआई है वो पीटीआई और जीडीए के साथ बैठी है। आपको पता है कि वहां पे उन्होंने लोकल अलायंस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी चीजें सामने रखनी पड़ेंगी। और पीडीएम का जो मकसद जाहिर है जो इब्तिदा में हुकूमत गिराना था, वो अब क्या तब्दील हो गया? अब आप उसको सिर्फ इलेक्शन की तैयारियां समझ रहे हैं? जलसे जुलूस रैलियां तो पहले आप जब पीडीएम का हिस्सा थे तब भी हो चुके हैं, उससे हुकूमत नहीं गई, तो ये अब इससे क्या हो जाएगा? नहीं, अब देखें ना, वो एक प्रेशर बनाकर अल्टीमेटली आपने आना कहाँ पे था? बाहर का प्रेशर अल्टीमेटली पार्लियामेंट के अंदर आना था, और पार्लियामेंट के अंदर दरारें वाजे होना शुरू हो गई थी इत्तेहादियों के दरमियान उस प्रेशर की वजह से। और उनसे आपने फायदा उठाना था कि आपने पंजाब के अंदर नो कॉन्फिडेंस लेकर आनी थी। आपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, हमें तो ये पूछते थे कि आपके पास, आप कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन लड़े, नंबर किधर थे? देखिए ना, हमने अपनी जो भी थी वो तो करके दिखा दिया। हमने ज़िमनी इलेक्शन ये बाइकआउट करना चाहते थे, हमने कहा नहीं लड़ें, उसका नतीजा आपके सामने है। सेनेट इलेक्शन ये बाइकआउट करना चाहते थे, हमने कहा लड़ें। इस्तीफे हमारा नुक्ता नज़र तो नहीं था, वो तो इनका था। और अगर ये इस्तीफे देते हैं, उसका कोई खातिर खा नतीजा निकलता है। हमने तो पहले सेनेट इलेक्शन भी लड़के दिखा दिया, ज़िमनी इलेक्शन भी पहले सिंध में लड़के दिखा दिए। तो अगर कोई खातिर खा नतीजा निकलता है तो फिर हम भी सोच लेंगे। तो चौधरी साहब, ये नो कॉन्फिडेंस के आपके ऑप्शन को क्यों पीडीएम ने सीरियस नहीं लिया? अगर आपके पास नंबर्स पूरे थे तो फिर आपको कन्विंस करने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। पीडीएम के अंदर कुछ कुव्वतें हैं जो इमरान खान को 5 साल पूरा कराना चाहती हैं, या कोई वेट कर रही हैं जुडिशरी के अंदर कोई खास एक तब्दीली का, कि वो टाइम आए, उस तब्दीली के टाइम पे फिर हम अपने केसेस को लेकर आए। या ये मेरा जाती ख्याल है, मुझे ऐसा महसूस होता है।
कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कह दिया कि हम तो चाहते हैं ये 5 साल पूरे करें, तो फिर उसके बाद तो कोई चीज नहीं रह जाती, फिर तो पीडीएम वैसे ही एक बिल्कुल सही है। लेकिन अब ज़ाहिर चॉइस साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब आकर अपनी ज़ाहिर मरियम साहिबा पहले लीड कर रही थी जब वो उस वक्त जेल में थे, अब शहबाज शरीफ साहब अगर एक्टिव होते हैं तो पीपल्स पार्टी और शहबाज साहब के बहुत सारे ख्यालात मिलते हैं इस वक्त, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को लेकर। तो पीपल्स पार्टी की कहीं कोई वापसी की उम्मीद पीडीएम में मौजूद है? शहबाज साहब अगर बिलावल साहब से रब्ता करें या इस तरह का कोई आपस में रब्ते शुरू हों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और दूसरी सारी जमातों का, हम एस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि आपका रोल नहीं है कि आप आईजीआई बनाएं, आपका रोल नहीं है कि आप इत्तेहाद बनाएं या इलेक्शन के अंदर आप साइड पे हो जाएं। बाकी जमातें जो हैं वो हमेशा वो बेनिफिशियरी रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो 77 के बाद आज तक हर इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ गया है, पीपल्स पार्टी से छीना गया है। तो हम ये कहते हैं कि आपका ये रोल नहीं है। सो इसलिए हम जो बात करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी जमातें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो उनके बज़ाहिर, मुझे अंदर का तो नहीं पता जमात की क्या पॉलिसी, वो तो राना साहब ही बता सकते हैं। जो बज़ाहिर स्टेटमेंट्स नजर आती हैं, राना साहब भी उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे होकर चलना चाहिए। तो ये फिर अंदर की लड़ाई है जो अल्टीमेटली पीडीएम की टूटने की सूरत में सामने आई। और चौधरी साहब, इंतखाबी इस्लाहात पर ज़ाहिर है इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। इन तमाम जमातों ने भी राना साहब से भी इस बारे में पूछूंगा कि उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया है इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, लेकिन हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। कहीं इलेक्शन रिग्ड होने की बात, वो जो आर्गूमेंट है वो कह रही है इसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं होगा, इसमें वाईफाई का यूज़ नहीं होगा, तो ये आरटीएस की तरह इसको हैक नहीं किया जा सकता। फिर एतराज़ आप लोगों का क्या है? इस हुकूमत की इंटेंट पर आपको एतराज़ है कि इंटेंशन इनकी सही नहीं है, या फिर सिर्फ तरीक़ेकार पर कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया वक्त पर और बगैर एतमाद में लिए इस तमाम काम हो गया है? अच्छा, मुझे एक जो हुकूमत, जिस तरह से राना साहब ने पहले कहा कि ये हुकूमत प्रोपेगेंडा पे चलती है और इतना करती है कि लोगों के मुंह में अपने सवाल डाल देती है, मुझे ये बताएं एक्चुअल इशू क्या है? फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैं या कोई और मसला है? ये मसला है ना जी, बिल्कुल। उसके लिए आप क्या क्या इकदाम करना चाहते हैं? उन इकदाम से एक ईवीएम है। अब सवाल ही सिर्फ ईवीएम का हो रहा है। इस मुल्क में जमातें ईवीएम तोड़ती है या जोड़ती है? इस मुल्क में लोगों को पार्टियों से निकाला जाता है, वो ईवीएम करती है। इस मुल्क में आरटीएस सिस्टम जो बैठाया जाता है वो ईवीएम के जरिए बैठाया जाता है या उठाया जाता है। ये क्या बहस है? बहस असल ये है कि क्या इलेक्शंस फेयर एंड फ्री इलेक्शन कमीशन करवा सकता है इंडिपेंडेंटली, या उसमें जो मुदाखलत होती है वो बंद हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर हो सकती तो कैसे हो सकती है? अभी मैं 2 मिसालें देता हूँ। थाईलैंड के अंदर इलेक्शन हुआ था तो वहां पे 200 वोट हर मशीन में पहले डाल दिया गया था, वो बड़ी कंट्रोवर्सी चली। अभी जो मगरबी बंगाल में हुए हैं इलेक्शंस, ममता बनर्जी ईवीएम की काउंटिंग पे जीती है, बैलेट के अंदर से जो वोट निकले हैं वहां पे बीजेपी के बाज हलकों में जीत गए। अब वो वहां पे कंट्रोवर्सी है। रिलायंस ने 2013 के इलेक्शन में मोदी को जितवाने में ईवीएम के जरिए मदद की थी। मैं इंडिया जाकर मैं बाकायदा देख कर आया हूँ। ईवीएम पे मैंने ये वो खिला के वोट डालते हैं हर साल, मैं डालता हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम है, हो सकता है उसके अंदर जो भी करना चाहे आप हो सकता है। तो ये मसला नहीं है, असल मसला है कि इलेक्शन फेयर, फ्री और जस्ट होने चाहिए। बिल्कुल। और फिर चौधरी साहब, ज़ाहिर 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट्स का भी मसला है। आज भी फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इमरान खान को या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में वोट डालना चाहते हैं, इसलिए अपोजिशन जमातें उनके खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ तो नहीं है पीपल्स पार्टी? नहीं, देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने असल मसला क्या है, उनकी नुमाइंदगी का है ना, कि ओवरसीज की नुमाइंदगी हो। उसके लिए 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है, इन्होंने जो कहा कि ये फार्मूला है। एक फार्मूला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया कि आप वहां पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनकी सीटों का तयन करें, हम यहाँ पे तैयार हैं, और वहां पे बाहर इलेक्शन करवा दें उनके। तीसरा फार्मूला मियां शहबाज शरीफ साहब ने दिया है कि आप जिस तरह से खवातीन और माइनॉरिटीज की सीटें, उनकी सीटें मखसूस कर दें, जो पार्टी जितना वोट ले या सीट्स ले उस पे वो उनकी नुमाइंदगी हो जाएगी। तो ये तीनों फार्मूले हैं, सोल्यूशन मौजूद है। लेकिन चूंकि ईवीएम जो वजीर आजम
कश्मीर के इशू पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, जो वजीर आजम पाकिस्तान पे अटैक होता है तो बैठने के लिए तैयार नहीं है, जो अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो ईवीएम पे बैठने के लिए दावतें दे रहा है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, कुछ ये गड़बड़ करना चाहते हैं, तो इसलिए वो साहब इस पर दावत तो वो दे रहे हैं, ऑपोजिशन नहीं इस इशू पर बैठना चाहती हुकूमत के साथ, क्या बैठकर अगर कुछ बात हो, आपकी अपनी तजावीज़ सामने आए, उनकी भी कुछ तजावीज़ सामने आए? नहीं, कोई देखिए ना, कोई पहले बैठकर कोई कमेटी जो है जो सारी बैठकर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए तजावीज तो सामने लेकर आए ना, और फिर उस पर बात करें। वो सिर्फ ईवीएम पे अड़े हुए हैं, ईवीएम बस वो कर दें, बाकी सारा ठीक है। तो ये क्यों लगे हुए हैं इसमें, क्या करना चाहते हैं? ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। और कि इस वक्त अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात को ख़ासतौर पर ईवीएम को मुस्तरद कर रही है और चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, लेकिन उसके लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूत और बाइख्तियार किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब एड्स सिंध में फैलता जा रहा है। अभी कोरोना से सिंध की हुकूमत पूरी तरह से निमट नहीं पाई कि अब एड्स के हज़ारों केसेस ने भी असर उठा लिया है। कितनी ख़तरनाक ये सूरत हाल हो सकती है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना से बढ़ती अमवात और केसेस के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना की नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन न कराने वालों के फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। 30 सितंबर के बाद स्कूल और ट्रांसपोर्टेशन में मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर काम नहीं किया जा सकेगा। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और गेस्ट हाउसेज में भी ये पाबंदियां लागू होंगी। शादी की तकरीबात में भी वैक्सीनेशन के बगैर शिरकत की इजाज़त नहीं होगी और 15 अक्टूबर के बाद स्टूडेंट्स का मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर तालीमी इदारों में दाखिला भी बंद होगा और वैक्सीनेशन के बगैर शहरी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के अहल नहीं होंगे। तो कोरोना के फैलाव को रोकने और अमवात को कम करने के लिए हुकूमती पाबंदियां एक अच्छा कदम है, लेकिन पाकिस्तान में एक और ऐसी बीमारी है जिस पर ख़ास तवज्जो देने की इस वक्त ज़रूरत है, और वो बीमारी है एड्स की। पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा इस वक्त सिंध में है और कुछ साल पहले ये इंकशाफ हुआ था कि लाड़काना में एड्स फैलाने की वजह खुद एड्स में मुब्तला एक डॉक्टर है, जिसने अपना मुतासरा इंजेक्शन लगाकर मुतादिद अफराद को एड्स में मुब्तला किया। इस इंकशाफ के बाद सिंध हेल्थ कमीशन ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके डॉक्टर के ज़हनी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की भी हिदायत की थी। और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने सिंध में तेज़ी से फैलती एड्स की वबा को सूबे के लिए इस वक्त शदीद ख़तरा करार दिया है। और लाड़काना के बाद कराची में भी एड्स तेज़ी से फैलने का इंकशाफ हुआ है, जहाँ HIV के 6000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल इन्फेक्शस डिजीज़ सिंध डॉक्टर इरशाद काज़मी की जानिब से बताया गया कि सिंध में 70 से 78,000 HIV मरीज़ हैं, जिनमें से सिर्फ 13,864 मरीज़ रजिस्टर्ड हैं। HIV के मुतासर होने वालों में 9,166 मर्द हैं, 2,461 ख़वातीन हैं, 1,126 लड़के हैं, 730 लड़कियां हैं और 421 ख्वाजा सराबी शामिल हैं। और लाड़काना में HIV के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 2,430, जबकि हैदराबाद में ये तादाद 1,089 तक पहुँच चुकी है। और हुकूमत ने एड्स पर काबू ना पाया तो तशवीशनाक हद तक इसमें इजाफा भी हो सकता है। हुकूमत इस पर क्यों कदर इक़दाम नहीं उठा रही, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर इरशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके आदाद व शुमार मैंने आपसे शेयर किए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब डॉक्टर इरशाद साहब, ये तो आदाद व शुमार बड़ी ज़ाहिर है इस वक्त चूँकि कोविड भी चल रहा है तो बड़े खौफनाक हद तक ये बढ़ चुके हैं। क्या हुकूमत की इस पर तवज्जो नहीं है? ये गुज़िश्ता चंद सालों में इसमें क्यों इतना इजाफा हुआ है, इसकी वजूहात क्या है डॉक्टर साहब? तखमीना है HIV केसेस का वो है 1,90,000, जिसमें से 1,14,000 केसेस जो हैं वो पंजाब में हैं। तो उसके बाद तखमीना यह है कि 78,000, जिनमें से 16,000 हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो केसेस रजिस्टर्ड नहीं हैं, हमारी कोशिश यह है कि हम उन तक पहुँचें और इंकरेज करें कि जो खौफनाक जो नेशनल सर्वेलेंस रेट है पाकिस्तान का, वो 0.1% है HIV केसेस। और हम कहते हैं की पॉपुलेशन से मुराद होती है जो ड्रग यूजर्स होते हैं, खास तौर पे जो सिरिंज के जरिए नशा करते हैं, जो ख्वाजा सिरा हैं, जो फीमेल सेक्स मेल सेक्स वर्कर्स हैं, इनको हम की पॉपुलेशन कहते हैं। उन ये HIV का तनासुब जो है वो ज्यादा है। आम
पॉपुलेशन जो है आम आबादी में ये प्रिवेलेंस अभी 0.1% है, जो कि कम है, कुछ अलमनाक खौफनाक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि ये डेटा हमने, हमारा प्रोग्राम था रोल ऑफ मीडिया HIV के रिस्पॉन्स में, तो मीडिया का वो उस सिलसिले में प्रोग्राम था 2 दिन का हमारी होटल में, मकामी होटल में। अच्छा, उसमें हमने ये डेटा प्रोड्यूस किया, पेश किया प्रेजेंटेशन में, और जाहिर है कि सहाफ़ी थे उस प्रोग्राम के जो शुरकात, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने ओपननेस का मुजाहरा किया है और ये डेटा शेयर किया है। देखिए, पहले डेटा हासिल करने में उनको दुश्वारी थी, अब नहीं है। दूसरा ये कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे जो सही। अच्छा, डॉक्टर इरशाद साहब, डॉक्टर सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी से। तो साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले डॉक्टर इरशाद साहब से एक और सवाल कर लूँ। डॉक्टर साहब, ये जो रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड केसेस की तादाद है, इसमें हज़ारों का फ़र्क क्यों है? लोग अपने आप को इस बीमारी में रजिस्टर क्यों नहीं करवा रहे? खौफ है उनको, इलाज से वो दूर भागना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है डॉक्टर इरशाद साहब? असल में ऐसा है कि बहुत सारे मर्दों को अपना स्टेटस मालूम नहीं है, पता नहीं है कि वो HIV पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, जिनको पता है और वो नहीं कराना चाहते, ये तादाद कलील है। अच्छा, उनमें जो ड्रग यूजर्स उनको तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होता अनटिल अनलेस के बीमारी के सिम्टम्स या फिर दूसरी बीमारियों के सिम्टम्स हो जाएं, क्योंकि ये एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अच्छा। तो इनको बाकी बीमारियां भी बहुत जल्दी लगती हैं। सही। स्टेटस मालूम नहीं है, इसलिए वो सिस्टम से बाहर हैं। अच्छा, यहाँ पे अहम बात यह है कि अगर हमारे 16 सेंटर्स में से किसी सेंटर पे कोई पेशेंट आता है या कहीं पे कोई ट्रांसफ्यूजन होता है, उस दौरान HIV का टेस्ट किया जाता है, तो वो केस पॉजिटिव होता है, हमारे पास रिपोर्ट होता है, तो फिर हम उनकी फैमिली मेंबर्स की भी स्क्रीनिंग करते हैं और कुछ केसेस में पॉजिटिव केसेस भी हमें मिल जाते हैं। चलें डॉक्टर इरशाद साहब, ये पॉइंट आपका आ गया, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, आप साथ ही रहेगा। डॉक्टर सईद साहब, ये जितने भी इस वक्त ये केसेस हमारे सामने सिंध में, कराची में या दीगर शहरों में हैं, एक तो ज़ाहिर है इस वक्त चूँकि एक कोविड भी चल रहा है, पूरी तवज्जो उस तरफ है, तो ये इन केसेस को हम सीरियस लें, HIV को उस वक्त सीरियस लिया जा सकता है? ये जो रिपोर्ट, जो आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, इसको हम इंकशाफात कह सकते हैं कि इससे पहले हम इस बीमारी को भी इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, अब इस वक्त सूरत हाल क्या है, सीरियस लेने की ज़रूरत है या नहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यकीनन हर बीमारी सीरियस होती है और ये HIV तो एक ऐसी बीमारी है जो एक लॉन्ग टर्म बीमारी है और ये सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट है। तो जिस तरह इरशाद साहब ने फरमाया कि ये नंबर्स पहले से भी मौजूद थे, ये कोई 1-2 दिन में ये नंबर बढ़े नहीं है, ये सालों से नंबर्स ऐसे आ रहे हैं, लेकिन पहले किसी ने इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, अभी इरशाद साहब ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया मेरे इल्म के मुताबिक, और इसने इस मसले को प्रोमिनेंट किया और सामने लेके आए, बजाय कि वो नंबर्स छुपाएं। और ये रियल इशू तो है, क्योंकि ये HIV हमारी सोसाइटी में इसका जो स्प्रेड है उसका एक अलग एंगल है। यूजुअली ज़्यादा मगरबी ममालिक में ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन उनका ज़्यादा होता है और इसकी वजह से हमारे सोसाइटी में इसका स्टिग्मा सेक्स रिलेटेड ज़्यादा है, तो लोग अगर छुपाते हैं तो इसलिए थोड़ा शाइनेस या स्टिग्मा रिलेटेड ज़्यादा है। हालांकि स्प्रेड हमारे यहाँ दूसरा एंगल उसका ज़्यादा, जिस तरह इंजेक्शन ड्रग यूज़ है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या ऐसी प्रोडक्ट ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से, तो या मदर से बच्चों में, वालदा से बच्चों में मुंतकिली है, तो ये फैक्टर ऐसे जो सेक्स रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिग्मा आम अफराद के जहन में यही है कि HIV सिर्फ सेक्स या जिनसी ताल्लुक से ही फैलता है और इससे स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है। तो काफ़ी लोग इसको फिर हकारत से देखते हैं और HIV के मरीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जो कि गलत है। अगर कोई खुदा न खास्ता HIV पॉजिटिव है तो वो एक मरीज़ है, उसको हमें मरीज़ की तरह देखभाल करनी चाहिए और इस बीमारी को काबू पाना चाहिए। हमें चाहिए कि इसके नंबर्स को रोकें। अब जितने बीमार है ये फौरी तौर पे सही तो नहीं होंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि ये लंबी बीमारी होती है और इसमें जो एक दो मुख्तलिफ बातें कि HIV पॉजिटिव और एड्स में थोड़ा फ़र्क है। कि फर्स्ट फेज में जो HIV पॉजिटिव आता है तो ज़रूरी नहीं कि फौरी तौर पे उसको एड्स हो, एड्स एक बाद में एक सिंड्रोम बनता है, तो उस फेज़ में इसके सिम्टम्स इतने क्रॉनिक और इतने सिवियर नहीं होते, तो आम बंदा इसको ज़्यादा टेस्ट की तरफ नहीं जाता और वो HIV के साथ रहना मतलब वो पसंद करता है या वो ऑप्ट करता है, जिसकी वजह से वो बीमारी फैलती चली जाती है कम्युनिटी में। किसी मर्द को किसी वजह से अगर वो इन्फेक्शन हो गया HIV का,
और उसने तशखीस नहीं किया या तशखीस होते हुए भी किसी को नहीं बताया, उसने अपने स्पाउस में या वाइफ वहाँ पे लाया, बच्चों में फैलाता गया, तो ये नंबर्स बढ़ते चले गए इस तरह। तो हमें चाहिए कि इसके स्टिग्मा को कम करें और इस गवर्नमेंट पे काम कर भी रही है। एक लॉन्ग टर्म बीमारी है, लोग भी अपनी इस बीमारी को डॉक्टर सईद साहब खुद से बताते हुए डरते हैं। ये कितनी लॉन्ग टर्म है? अगर एक शख्स खुदा न खास्ता HIV पॉजिटिव आ जाता है, वो हर तरह का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ले, तो वो कितना अरसा उसको लगता है इस बीमारी को ख़त्म होने में, ठीक होने में और उसको सेहतयाब होने में? अब तो HIV के बहुत अच्छे इलाज माशाल्लाह आ गए हैं और गवर्नमेंट बहुत फ्री इसकी इलाज जो इसकी डोजेज हैं काफ़ी, उसको कंपलसरी लाजमी वो टेबलेट्स लेनी होती है। अगर वो प्रॉपर तरीके से ले तो इसको मैनेज किया जा सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो रिकमेंडेशंस हैं इंटरनेशनली वो पाकिस्तान में भी अद्वियात अवेलेबल है और गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री दे रही है डिफरेंट सेंटर्स पे। लेकिन जो रजिस्टर है सिर्फ उन लोगों को वो मिल पा रही है, जो लोग रजिस्टर नहीं, अक्सर उनको एक्सेस वहाँ तक नहीं है। तो अगर हम इस इंश्योर कर लें कि सारे जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें और गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ चार्ज या बहुत कम पैसों पे वो अद्वियात प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो काफ़ी हद तक इसको इलाज भी मुमकिन है और इसका प्रिवेंशन भी मुमकिन है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम नए मरीज बनने से रोकें और वो अवेयरनेस फैलाएं और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन की तरफ लाया जाए। तो डॉक्टर इरशाद साहब, ये फिर कैसे मुमकिन है? इस पर कोई कैंपेन चलाई जाए, कोई मैकेनिज्म इसका ऐसा बनाया जाए कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो भी आकर रजिस्टर्ड हों, ताकि फिर गवर्नमेंट ज़ाहिर है पहले इन लोगों का तयन होगा इनकी तादाद का, तो फिर उनके इलाज की तरफ जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे स्ट्रेटजी मौजूद है और हम जेल पास कर लें, जेल में उनके जो स्क्रीनिंग है, उसके बाद जो हमारे पोटेंशियल हब्स हैं या जहाँ पे कह लें कि हमें पता है कि इन कंपैरिजन निस्बतन ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं उन एरियाज़ में, वहाँ पे हम स्क्रीनिंग ज़्यादा करेंगे। फॉर एग्जांपल अब कराची का सेंट्रल है, कराची का साउथ डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना है, उसके बाद हैदराबाद है, वी नो दी हब्स। तो उन एरियाज़ में हम स्क्रीनिंग बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से जो पॉजिटिव आते हैं वो हमारे सिस्टम में शामिल हो जाएं, ताकि जल्द से जल्द उनकी ट्रीटमेंट शुरू की जा सके। ये जो प्रोग्राम था 2 दिन का, इसमें हमने मीडिया से यही मदद तलब की थी कि अवेयरनेस जो है, एजुकेशन HIV के बारे में, वही उसकी वैक्सीन है, इसकी अदरवाइज कोई वैक्सीन नहीं है। अच्छा। बीमारी के बारे में जो मालूमात है वो आगाही अवाम तक पहुंचाने में मीडिया हमारी मदद करे। और जैसा डॉक्टर सईद ने फरमाया कि जो स्टिग्मा इसके साथ अटैच है या डिस्क्रिमिनेशन है वो कम की जा सके। देखिए, कोविड जब था नया, जब कोविड आया, यानी ये बीमारी यहाँ पे हुई, तो इतना खौफ था हर एक बिल्कुल शख्स में, बहुत ज्यादा खौफ था। अब आप देखेंगे वो खौफ का वो लेवल नहीं है। लाइकवाइज, हालांकि वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है और एज कम्पेयर टू HIV चंद दिनों में या इवन एक दिन में बंदे की मौत वाकई हो सकती है, लेकिन HIV में ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी स्टिग्मा और खौफ ज्यादा है। ठीक है, इस खौफ को कम करने की जरूरत है, के अंदर बहुत ज़्यादा, उसको कम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरशाद काज़मी साहब, डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू दोनों सुनी नाज़रीन ने किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है, और अगर ख़ुद कहीं कोई इस बीमारी का पार्ट है तो वो जाए और जाकर अपने आप को रजिस्टर कराए ताकि उसका इलाज हो सके। डरने की और खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।